उस समय मैंने रियलाइज़ किया कि हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो हमारा बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब हमें भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट करा जाता है क्योंकि हम आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। एंड देन फिर जब सर्जन के पास लेके गए थे तो ही सेड दैट इट्स अननेचुरल और ये सब नहीं होता है, ये सब एनजीओ वाले फैला रहे हैं और बहुत सारे लॉज हैं जिसके खिलाफ है, ये है वो है। एंड ही वॉज अ आर्मी डॉक्टर एंड ही आई assumed he would be educated, but It starts with lack of information of identifying as a trans individual. Many of them do not know what it means to be a transgender, what is between my legs, and why am I sitting here, in front of a medical officer if I go to a public health setting. Of course, if I go to a private one, of course, it charge me a bomb. It's heavy on my pockets. So, balancing both of that, it is a biggest challenge, to even access those services. Dear body, we've had a very complicated relationship. I've hated you for long. You give me disgust and dysphoria. I wished that you vanished. मेरा नाम निकुंज जैन है, मैं एक ट्रांसमैन हूँ। मैं बोल नहीं पाता था, मैं शुरू से ही डर लगता था मुझे कि अगर मैं मेरे बारे में बताऊंगा घर पे तो क्या प्रभाव पड़ेगा समाज, और एक तरह से गांव था ये तो रूढ़िवादी सोच, और हमने सिर्फ यही देखा था। उस समय मैं भी कंफ्यूज था कि यार मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है, मुझे कुछ बीमारी तो नहीं है या ऐसी चीज़ें हो रही थी। मेरे बारे में हॉस्टल में पता चल गया था और मुझे वहाँ से निकालने का वो चल रहा था कि हमें ये गंदगी कर रहे हो। जैसे कि मैं गर्ल्स हॉस्टल में ना चाहते हुए भी मुझे रहना पड़ रहा था, तो मेरा जो रहने का तरीका है या मेरी जो सोच है एक लड़कों की तरह है, तो वो सारी चीज़ें उनको अच्छा ही नहीं लगी कि नहीं तुम लड़की हो तो फिर तुम लड़की जैसे ही बिहेव करो। तो एक बार मैं उज्जैन में ही पढ़ाई कर रहा था उस समय, तो मम्मी का फ़ोन आया रात को कि बेटा तू कैसे भी करके घर पे आ, तुझसे बात करनी है। तो मैं डर गया था, फिर भी कोशिश करके मैं आया कि ठीक है मार पड़ेगी या कुछ भी, पर आया शांति से आराम से। मम्मी ने बिठाया तो सत्यमेव विजयते का एपिसोड आ रहा था जिसमें गज़ल धारीवाल का इंटरव्यू चल रहा था, तो और वो एपिसोड लगा के बोले कि अपन चल ये देखते हैं। उसमें धीरे धीरे वो चल रहा था और मेरी धड़कनें तेज़ होती जा रही थी कि अब तो पिटेगा बेटा तू बहुत बुरी तरीके से। बट जैसे ही एपिसोड ख़त्म हुआ, मम्मी ने हाथ रखा मेरे सिर पे और ऐसे करके प्यार करके बोले कि बेटा मैं जानती हूँ कि तू मेरा एक लड़का है। जिनके लिए मुझे 18 साल कान तरस गए थे, उस लड़का बेटा सुनने के लिए वो मेरी माँ ने बोला। और फर्स्ट टाइम जहाँ तक मुझे याद है, मैं जब भी रोता था तो कहीं पे बाथरूम में जाके या ऐसी जगह रोता था जहाँ पे लोग मुझे देख ना सके। फर्स्ट टाइम में मेरी माँ के गले मिल के बहुत रोया, बहुत रोया। मेरा नाम है आभा खेतरपाल। 3 साल की उम्र में मुझे पोलियो हुआ था और इन्फेक्शन बहुत सीवियर था। शुरुआत में मैं स्कूल भी नहीं जा सकती थी। 8th स्टैंडर्ड तक मैं घर पढ़ी, मेरी होम बेस्ड एजुकेशन थी। मैं जैसे एम्स में जाती थी अपनी ट्रीटमेंट करवाने, और एम्स में कभी लिफ्ट ख़राब होती थी तो मेरे पापा मुझे, तब मैं 14-15 साल की थी, पापा उठाकर फर्स्ट फ्लोर पे ले जाते थे जहाँ पर मेरी ओपीडीज़ होती थी। तो वो उठा कर ले जाते तो तब मैंने शायद उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया। मैं बहुत छोटी थी, उस चीज़ की समझ नहीं थी और अपने राइट्स का भी हमें मालूम नहीं था, एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, क्योंकि बचपन से ही इसी माहौल में बड़े हुए हैं जहाँ पर एक्सेस रहा ही नहीं।
कहीं भी जाओ सब कहते थे आइए हमारे घर आइए, या कहीं भी जाओ हम उठा लेंगे। तो इंडिया में एक वो उठा लेंगे वाली बात जो है वो बहुत कॉमन होती है। तो मुझे भी शायद मैं मेंटली कंडीशन हो गई थी उस तरह से। लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़ी होती गई, आइज़ चेकअप करवाना है, दांतों की ट्रीटमेंट, डेंटल ट्रीटमेंट करवानी है, वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी इश्यूज आने लग गए। बीइंग अ वुमन विद डिसेबिलिटी गायनेकोलॉजिकल चेकअप्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो एग्जामिनेशन टेबल्स हैं वो इतने ऊंचे हैं कि उस पर मैं शिफ्ट कैसे करूं। 4 लोग आएंगे, मुझे उठाएंगे और मुझे शिफ्ट करेंगे। तो वहाँ मेरी लॉस ऑफ डिग्निटी होती है कि क्यों, जब पॉसिबल है एक्सेस देना, सिर्फ इतना है कि आपको प्रोवाइड करना है एक एक्सेसिबल एग्जामिनेशन टेबल। जब एक ब्यूटी पार्लर में एक एक्सेसिबल चेयर पड़ी रह सकती है, या एक बार्बर की दुकान में एक्सेसिबल चेयर पड़ी रह सकती है कि ऊंचा और नीचा कर सकते हैं, तो हमारे लिए एग्जामिनेशन टेबल्स क्यों नहीं एक्सेसिबल हो सकते। तो मैं अपनी तबीयत के लिए भी शिकायत नहीं करती थी कि मुझे ये ट्रीटमेंट चाहिए या वो चाहिए, कि मैं जाऊंगी और मुझे ह्यूमिलेशन होगा। Both of these marginalized communities, be it the LGBTQIA plus community and the disability communities, they have a great history of mistrust with medical establishments. In many places, in many geographical parts, we all have different regional identities as well. Still, a lot of people from these communities face a lot of barriers. So that's why it was important to address what contributed to those barriers, and what are the structural inequities which shaped this. Also, during the COVID time, what we realized was that despite the call from the government of Sabka Saath, Sabka Vikas, still there was a constituency of people from the marginalized community which are being left behind. And to be a truly inclusive vaccine equity plan, you need voices from these communities, which were entirely missing. So that prompted us to work on this particular project in consultation with people from both the communities, so that we can develop a vaccine equity plan for policymakers, which is in sync with both the aspirations and expectations of people from the disability community and the queer community. So that's how it all started, the vaccine equity project. So we do hear that we need to work with vulnerable communities, and a lot of people are already working with that communities. But one of the point which we would like to highlight at our work at I Hear Sangat is that there are a lot of parallels if we look at both of these vulnerable groups, because we are having disability rights movement which has its own legacy. And then we have the new very vibrant Sojisk group which is doing the advocacy in the LGBTQIA plus arena. So there are a lot of parallels if you look at the discrimination which is being meted out to these two constituencies. So that is why it is all the more important to address the intersection of having two different type of identities. And in that way, I think we were able to highlight that what we need is a cross-movement solidarity, because of our shared history of mistrust, because of the same issues which we are facing, because largely these are attitudinal barriers, and largely at times many of these are just like, for example, in the case of invisible disabilities, these are also issues which are seen in with the queer community, where you may not be able to identify at first what are the level of attitudinal barriers which is being highlighted. So that's why whenever we are doing this advocacy, I think it is very important to highlight the cross movement solidarity, and that's why it is it should be read out as a consolidated effort by both the communities. करीबन आज से 2 साल पहले की बात है, जब कोविड आया था तो बहुत सारे इशू आए थे ट्रांस कम्युनिटी के लोगों को लेके। एटलीस्ट ट्रांस कम्युनिटी नहीं, पूरी एलजीबीटी कम्युनिटी पे ही इसका भारी बुरा प्रभाव पड़ा था। सबसे पहली बात तो जो ट्रांस कम्युनिटी हार्मोन्स पे थी, उन्हें पता ही नहीं था कि उनको वैक्सीन कब लेना चाहिए, क्योंकि उनको हार्मोन्स लग रहे थे। तो एक वो डर था जो 3 महीने पहले हो जाना चाहिए, वो 3 महीने बाद प्रोसेस हो रही है फर्स्ट डोज़ की।
तो क्या हुआ था कि हमें खुद को नहीं पता था, हमारे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को ही पता नहीं था कि हम क्यों लेना है, क्योंकि उनको तो यही है कि कॉल किया है, ठीक है आप पहले पैसे जमा कीजिए फिर हम आपको बात करेंगे। 2 मिनट बात करने के लिए कोई नहीं सुन रहा था। फिर बड़ी मुश्किल से कैसे ना जैसे करके हमने दिल्ली के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के या साउथ में हमने बात किया एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के कि हम हार्मोन्स पे हैं तो हमें कब डोज लेना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि आप उस समय डोज लीजिए, इतने घंटे बाद या इतने सप्ताह बाद आप ले सकते हो। फिर धीरे धीरे हमने लोगों को बताया, ट्रांसमैन को भी बताया, और ट्रांस वुमेन के भी काफ़ी हद तक हमारे कांटेक्ट है तो हम उनकी भी हेल्प करते, तो हमने उनको भी बताया कि आप उस समय ले सकते हो। तो जो 3 महीने पहले होना था वो 3 महीने बाद लेट हुआ। फिर उसके बाद हेल्थ को लेके एक ये भी डर था कि वैक्सीन तो ले ली, फिर उसके बाद जो वो चीज़ें होती कि किसी को बुखार आ जाता है या किसी को कुछ होता है तो उसके लिए अगर हम किसी डॉक्टर के पास गए तो क्या वो हमें किस टाइप से ट्रीट करेगा, तो वो भी बात हुई थी। तीसरा ये था कि वैक्सीनेशन का हर जगह दिक्कत एक डॉक्यूमेंट की आई थी, क्योंकि डॉक्यूमेंट हमारे उस समय डेड नेम के थे बहुत लोगों के। तो क्या मुझे वैक्सीन के लिए अगर मैं जाता हूँ तो मुझे किस नज़रों से देखा जाएगा। तो काफ़ी हद तक जैसे मेरा खुद का था कि मुझे अगर मैं वैक्सीन के लिए जाता था तो मुझे सुबह जल्दी चला जाता था कि अगर कि भीड़ ना ही हो तो मैं फटाफट जाके मेरी वैक्सीन ले लेता हूँ, मैं बात कर लूँगा। बट वो हिम्मत नहीं थी जाने की, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट चेंज नहीं था, क्या पता यार गांव में हूँ मैं, मेरे साथ क्या बिहेव करेंगे। वहीं बैठा रह के वेट करता था, मेरा इंतज़ार करता रहता था मेरे नंबर का। फिर उसके बाद जब लोगों की भीड़ चली जाती थी, थोड़ी सी शाम या रात होने लग जाती थी, उस समय मैं जाता बट वैक्सीन ख़त्म हो जाती थी। और फिर एक वो डर भी रहता था कि पता नहीं वो मुझे किस नज़र से देखेंगे या वो मुझे वैक्सीन देंगे या नहीं देंगे। तो मैं घर लौट जाता था। तो वहाँ पे मैंने देखा कि ट्रांस कम्युनिटी के लिए कोई लाइन ही नहीं है। जहाँ भी वैक्सीन सेंटर में गया हूँ, महिला पुरुष इन 2 लाइनों के अलावा तीसरी लाइन थे ही नहीं। ना LGBT कम्युनिटी के लिए या डिसेबल लोगों के लिए भी देखा जाए तो मुझे कुछ नहीं दिखा वहाँ पे फैसिलिटी गवर्नमेंट की। एक जो हमारा बहुत बड़ा तबका है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का, उन तक पहुंचना तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहा था, क्योंकि उसके लिए बिल्कुल एक अलग तरह की तैयारी की ज़रूरत थी। इसमें मेडिकल अप्रोच भी था, सोशल बैरियर्स भी थे, तो इसके लिए भी मुझे लगता है कि सरकार ने बहुत मेहनत करी। जो दूसरा बैरियर है वो वैक्सीनेशन सेंटर को एक्सेसिबल बनाने से हमारा सॉल्व हुआ। जो एक्सेसिबिलिटी में है कि एक्सेस इंडिया कैंपेन भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ही था, तो हमारे जो वैक्सीनेशन सेंटर बने थे उन वैक्सीनेशन सेंटर को एक्सेसिबल बनाया गया था। तो इससे है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी जो वैक्सीनेशन सेंटर तक जाना चाहते हैं वो एक्सेसिबल होने से, चाहे वो रैम्प की बात हो या साइन लैंग्वेज की बात हो या फिर साइनेज की बात हो, उससे हमारी पहुंच पर्सन विद डिसेबिलिटी तक पहुंची। अब सेम चीज़ मुझे कोविड वैक्सीनेशन लेने में प्रॉब्लम आई है। कोविड वैक्सीनेशन जब मुझे फ़र्स्ट टाइम दिया, बहुत एक कंजस्टेड प्लेस था वहाँ पर, और क्योंकि व्हीलचेयर में मैं लोगों की हाइट से नीचे होती हूँ, तो मुझे जो लोगों की सांस जो ट्रैवल करेगी वो इजी होती है, बिकॉज आई एम एट अ लोअर हाइट। तो उस कंजस्टेड प्लेस में मैंने फ़र्स्ट अपना डोज़ लिया, और डोज़ लेने के 1 हफ्ते बाद मुझे कोविड हो गया, और बहुत सिवियर कोविड हुआ, बहुत सिवियर की सांस लेना भी दिक्कत थी। और मैं इतना डरती थी, इतना जैसे एप्रीहेंशन थी कि अगर हॉस्पिटल में एडमिट किया मुझे तब क्या होगा, या मुझे क्वारंटीन में रखा जाएगा तो तब क्या होगा, क्वारंटीन जहाँ होगी वो एक्सेसिबल होगी जगह या नहीं होगी, बिकॉज कोई क्लैरिटी नहीं थी गवर्नमेंट के साइड से, कोई पॉलिसी नहीं थी। लेकिन मेरा जो खुद का एक अनुभव है वो ये है कि जब शुरुआत में वैक्सीनेशन का जब हुआ था, वैक्सीनेशन हो रहा था, तो शायद मेरे ख्याल से उस समय कुछ एक क्राइटेरिया था कि इतने से इतने एज वालों को इंजेक्शन लगाया जाएगा और इतने बच्चों के लिए है, ये इस तरह का कुछ था कि फेज़ 1 में इतनी एज वालों का इंजेक्शन है। तो वो मेरे मन में आया था कि पता नहीं किन्नरों के लिए शायद अलग से कुछ होगा। लेकिन फिर उसके बाद में जब सेकंड डोज के लिए बताया गया कि इस तरीके से, तो ये था हमारे मन में कि हम लोगों को कैसे लगाया जाएगा, हम लोग कैसे जाएंगे वहाँ पे।
और दूसरा था कि वहाँ पे जो चल रहा था रजिस्ट्रेशन के लिए कि आधार होना चाहिए, तो बहुत सारे लोगों के पास में आधार नहीं है, या हम बोले कि हमारे पास में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है बहुत सारी कम्युनिटी के पास में, तो उनको वैक्सीनेशन कैसे होगा? आई थिंक सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी ये होती है कि जो आप जैसे आप दिख रहे हैं और जो आपके आईडी कार्ड्स में है, तो उसमें जो मिसमैच होता है उसकी वजह से बहुत ही ज़बरदस्त डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ता है लोगों को। एंड उसके बाद फिर आप आईडीज़ जब अपने वैक्सीनेशन लगा लिए, उसमें फिर आपको आईडी उन वैक्सीनेशन के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उनमें नाम चेंज करना इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट। एंड फ्रॉम जब आप क्या बोलते हैं हॉस्पिटल में एंटर करते हैं, तो वहाँ पे सिक्योरिटी जो चेकअप्स होते हैं उसमें भी काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है कि कौन से सिक्योरिटी चेकअप्स में जाएंगे, कौन चेक करेगा, अंदर जाने से मना कर देते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं उसमें। तो ये चीज़ को लेके थोड़ा सा था। और फिर बाद में जिन लोगों को वैक्सीनेशन हुआ, पता चला कि बाद में कुछ लोगों की डेथ हो गई, तो उसको लेके थोड़ा सा गलत फहमी फैली और कुछ अफवाह फैली थी कि वैक्सीनेशन जिसको हो रहा है तो वो कुछ लोग हमारे आसपास में डेथ हो गई, हम तो नहीं लग पा रहे हैं। तो ये भी एक डर था उनके मन में कि अगर हम लोगों ने लगवा लिया तो कहाँ से कैसे होगा। तो ये मेरे अंदर भी आया था विचार कि अगर मैं इंजेक्शन लगवाती हूँ और मुझे अगर फीवर आ गया, मैं बीमार पड़ गई, तो मैं अकेली रहती हूँ, मुझे देख रेख कौन करेगा। मैं एमपी स्टेट एज कंट्रोल सोसाइटी के साथ में काम करती हूँ। तो स्पेसिफिकली हमने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए काम किया है। वी हैव बीन डायरेक्टेड फ्रॉम द पीडी एमपीसेक टू इंश्योर द 100% वैक्सीनेशन ऑफ द ट्रांसजेंडर people who are registered in NGOs who are working for the MP State AIDS Control Society. So we know how many number of transgender are registered in our NGOs. Or lack of trust is the biggest issue which we also face and they also face. So trust building was the biggest thing. Vaccine hesitancy has three components. One, the issue about access. So access leads to the issue of vaccine hesitancy or vaccine denial. The second thing that we have is about awareness. People need to know about what vaccine they are receiving, where they are receiving, when they are receiving, because they are not aware of whether they need to have the vaccine. And finally, the issue about apprehension. Now, apprehension comes from many sources. One of them is obviously from the media, both social media and general media. The second is from peers, neighbors, they come to know. Or the third is from some personal experience that they have had previously. So therefore, the transgender population will also have this issue about access, awareness, apprehension. Unless we address all the three of these, the transgender population or any population for that matter will continue to have an issue about vaccine hesitancy. I myself suffered from COVID-19 and was admitted in the hospital for 10 days. I was admitted in my own hospital where I have been working and teaching for the last 8 years at that time. I had transitioned at the same workplace. So people around me knew that I identify as a trans person. In spite of that, there were certain events and incidents in which my identity as a trans person, my medical transition as a trans woman was not recognized. And as a result of that, there were errors that were made in diagnosis and treatment that were given to me as a COVID-19 patient. And that made me think, that made me wonder if this can happen to someone who is a professor in a university in that same medical college and everyone knows. Still no one cared to ask me about my transition medical history or transition surgical history and how that could play a relevant role in my diagnosis and treatment. We realized that trans persons are systematically excluded from the entire vaccination process, be it the COVID-19 vaccine trial or the app which was developed in terms of the CoWIN app
or in the infrastructure at the COVID-19 vaccination centers, in the media campaigns that were done to increase awareness of people or in general about guidelines of vaccination. And that's how we started the Vaccine Equity Project, which looked at the experiences that trans and non-binary folks and persons with disabilities are facing while accessing not just vaccination, but also information related to vaccination. Initially, we started off as just one project. It was called TransCare COVID-19. And then we started working with the disability communities. And then we had to no longer use the word TransCare because we felt it's not fair when we were working with not just the trans community. And that's when we started thinking of names for this initiative. And we knew that we all had a common vision and we were all clear about it. So we knew that this is going to be not something short term with just one or two projects, but we're going to be working on this for a long time. And that's why we felt that there is a need to consolidate that under one common umbrella. And so we thought of different names. I here stands for Initiative for Health Equity, Advocacy and Research. And that brings together the different aspects that the team is interested in working on. So if you look at the name, one thing is that it is not just research, it's health equity, advocacy and research. And that's very core to what we believe in, that it is not enough to do research. It's not enough to publish academic outputs. It is important that we work towards creating real change on the ground. And that's why we feel it's important to advocate. And when it comes to marginalized communities, advocacy is very important. And that's why we wanted to have both advocacy and research in the term. Health equity, because we believe that it's not enough to work for equality. When it comes to marginalized communities, just providing equal access is not enough because there is historical marginalization, structural barriers that prevent access to routine services. So equality is not enough. People from marginalized communities will need additional support, will need special services. And that's what the idea of health equity comes in, where there's the essence of justice brought in. So maybe we would like to start somewhere from vaccine information, vaccine access. Those are the three concepts where you might have data or the coding done around that. Is that the case? Vaccine information and vaccine information, vaccine access, vaccine uptake. Yeah, so basically how we started doing it was we had fragments only. We didn't have these levels. So we had information, decision making, mistrust, like concepts like these that were sort of like coming up in the interviews. And I think after that, like, and since that was a little not in line with the framework at all, like SEM or intersectionality, I think then Hari sort of worked on making it into these levels. Another thing was that a concept that we were talking about again and again in a preliminary analysis was that facilitators and barriers. So it was kind of like a binary kind of a division. So we wanted to sort of destabilize that and see what are the interrelationships between things. We have three major blocks. Yeah. Vaccine information, access, meaning vaccine access and vaccine uptake. Right. Yeah. So those are three blocks, and those we have placed on these concentric circles, and those are 4 levels: individual, community and interpersonal, societal and public policy. So हम community based participatory research approach कर रहे थे, जिसमें community से दोनों community के लोग रिसर्च के अलग अलग लेवल्स पे हम उनका इनपुट लेते हैं. जैसे कि लेट्स से हमारी रिसर्च टीम जिसमें दोनों कम्युनिटी से लोग हैं, साथ ही साथ वी हैव अ एडवाइजरी बोर्ड वेयर वी टेक देयर इनपुट्स like how to go about in research and like which help us to guide our direction of the research. Simultaneously we used to hold community workshops where we used to interact with the members from the community, take their inputs on our research question, on our interview guide, and the analysis approach that we are taking. So this was the basic nature of CBPR. So that's also an important, I would say it's kind of, moving away from the conventional, traditional qualitative research method as opposed to, conventional way of researchers going out and sort of, conceptualizing and doing everything on their own without really taking into consideration what the
study communities might be aspiring to explore and what their problems could be. In a nutshell, it allows us to incorporate their perspectives into even the analysis that we would be undertaking. So that really makes a difference. तो ये जो पार्टिसिपेटरी रिसर्च है, पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें किसी ने इस लायक समझा है कि हमें सुना जाए, हमारी क्या ज़रूरतें हैं, क्या नीड्स हैं, किस तरह से हम उन्हें पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए हमेशा दूसरे ही डिसीजंस लेते रहे। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। एक तो अगर पार्टिसिपेंट्स जो खुद प्रोटैगनिस्ट हैं या जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्हें डिसेबिलिटी है या जो भी टारगेट ग्रुप है, उनको पहली बात तो ये एहसास खुद को होता है, वो इंट्रोस्पेक्शन होती है कि हमें क्या ज़रूरत है, हमें कहाँ कमी हो रही थी जो ये सामने वाला मुझसे पूछ रहा है। तो वो इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ डिटर्मिनेशन सबसे पहला स्टेप होता है सेल्फ एडवोकेसी का। तो जो कहते हैं नथिंग अबाउट अस विदाउट अस, वो चीज़ यहाँ पर बहुत सही साबित हुई है कि अगर हमारे बारे में ही आपने पूछना है, हमारी ज़रूरतों के बारे में या इश्यूज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मेरा भी बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। अगर देखा जाए जिस पे जो गुजरती है वो ही अच्छे से बता सकता है कि उसका फीलिंग, वो इमोशंस, कि हमें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा और हमारे उस समय दिमाग में क्या चल रहा था, हमें कहाँ कहाँ पे एक्शन लेना पड़ा, कहाँ हम पीछे हट गए, कहाँ हमें आगे जाना था बट ना चाहते हुए भी हमें फिर पीछे कदम उठाने पड़े। ऐसा हमें कोई मिला नहीं था जो हमारी आवाज़ बन के सामने आए, क्योंकि हम इतने भी स्टेबल नहीं थे कि खुद जाके बात कर सके। हमारा एक आवाज़ बनने के लिए हमें जिनकी ज़रूरत थी वो संगत से हमें मिली, और जो हमारे साथ गुजरा और जो हमने दिन देखे पुराने कि कोविड में जो हमने मुश्किलों का सामना करा, वो एक एक चीज़ें रिवाइज़ हुई है। और वो काफ़ी हद तक जो फ़ोटो है या वीडियो है या लोगों की तरह इंटरव्यूज़ है, उनके थ्रू पता चली कि सिर्फ मुझे ही नहीं या मेरे ही आसपास के दोस्तों को नहीं, ये पूरे भारत का सवाल है। और पूरे भारत में ट्रांस कम्युनिटी या LGBT कम्युनिटी या डिसेबल लोगों को बहुत दिक्कत हुई, और ये रिसर्च होना चाहिए ऐसे। और थैंक यू इसके लिए संगत को। A lot of our work in iHear is about lived experience and recognizing lived experience as a form of expertise. Now, this is also something which is now gained a lot of attention, and a lot of funders are also doing that. But for us, it was quite early, recognizing that it's not enough to have experts who are just researchers or clinicians or health system folks. Community members are experts, and perhaps the most important experts that we need to speak to and to learn from. So I think for me also, that process of being able to understand how we can work with communities where we are listening to their voices, giving them the same importance we would give to, say, the voice of a policy maker or the voice of a senior researcher or an advocate. I think that's been an important learning process. Also, I guess, humility. I think being able to know that there is a lot of things that you don't know, and someone who's actually experienced things will tell you a lot of things which you might have done wrong as in your own role as a researcher, as a health system person, as a health professional, and that we need to imbibe and listen in and recognize that our own practices might have been violative in many ways and how those impact individuals. जैसे ही बहुत सारे कलर होते हैं, लाल, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, हर तरह के कलर होते हैं, ऐसे भी इंसान हर एक तरह के रहते हैं। तो सिर्फ पिंक कलर या ब्लू कलर ही नहीं, और तरह के जैसे रंग होते हैं, इसी तरह आदमी और औरत ही नहीं, और भी तरह के जेंडर आइडेंटिटी के लोग या सेक्सुअलिटी के लोग इस दुनिया में हैं। और जैसे ही कलर है,
जितने खूबसूरत वो है इसी तरह सारे लोग खूबसूरत है, बस नज़रिया अच्छा होना चाहिए उनको देखने का कि आप उनको कैसी तरीके से देख रहे हैं, उनमें कितनी खूबियाँ देख रहे हैं, कितने शिद्दत से उन्हें तुम सोच रहे हो, समझ रहे हो। तो ये आओ हम सब मिलके अगर साथ चलते हैं और तो ये जो तनाव है किसी की लाइफ का और ये जो बैरियर है कुछ काफ़ी हद तक ये ठीक होंगे, और जो पीछे हट गए उनके हाथ में मिला के अगर हम सब इकट्ठा होके चले ना तो काफ़ी हद तक हम अचीव कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो मेरे साथ भी कई बार मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं घर के बाहर हूँ तो मुझे सब कुछ ही थ्रेट लगता है मेरे आसपास, कि अगर मैं अकेली हूँ तो मुझे शेर खा जाएगा, ये भी तो एक जंगल है। तो उस तरह से वो थ्रेट मुझे, तब मैं वहाँ पर लोगों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ये और वो देख के कैसे तारीफ़ करूँ जब मुझे बाकी चीज़ें वो थ्रेटन करती हैं। लेकिन मेरे इस 10 बाय 10 कमरे में मेरी दुनिया बसती है जिसे मैंने अपने हिसाब से ढाला है, मैंने अपने तरीके से जो चीज़ मुझे चाहिए, जहाँ मैं कंफर्ट फील करती हूँ, वही दुनिया होती है। We do not have some special demands, we do not have some special needs, as people keep on saying that we have special needs. We only have specific needs pertaining to our specific disabilities, which can be addressed by reasonable accommodations, as it can be seen in case of the transgender community as well. So we need to move together to achieve the goal of cross movement solidarity. I decided not to kill myself. I decided to not hide my past. I decided to not delete my dreams. I decided to be visible. I decided to come out of the closet. I decided to live. I decided to be me. I decided.